नमस्कार, कैरियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर और कानून के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं के बारे में। तो हमारे खास कार्यक्रम गाइड में ICFI से हमारे बीच दो एक्सपर्ट हमने इनवाइट किए हैं। प्रोफेसर हेमंत कुमार देवांगन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और डॉक्टर प्याली चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ रही है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और फैकल्टी ऑफ लॉ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर देवांगन आपसे है कि ICFI यूनिवर्सिटी रायपुर में बीटेक प्रोग्राम में कौन कौन सी शाखाओं में प्रवेश प्रदान करता है? नमस्कार सर, हमारे यहाँ ICFI यूनिवर्सिटी रायपुर में 4 ब्रांचेस में प्रवेश दिया जाता है बीटेक में। पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इन चारों ब्रांचों में लेटरल एंट्री में भी एंट्री के प्रावधान है, जिसमें डिप्लोमा होल्डर ऑलरेडी एडमिशन ले सकते हैं 3rd सेमेस्टर में या तो फिर 2nd ईयर के बीटेक में। चलिए, तो बीटेक की बात हुई, अब लॉ की भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्याली, अगला सवाल आपसे है। ICFI विश्वविद्यालय रायपुर में कौन कौन से विधि के पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं जो कि यहाँ जो प्रदेश के छात्रों को जहाँ प्रवेश ले सकते हैं? सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ICFI यूनिवर्सिटी रायपुर में काफ़ी पुराने समय से है, 2011 से है। और ICFI रायपुर में अगर हम लॉ का कोर्सेज का बात करें तो हम ये लास्ट ईयर ही हमें बार काउंसिल से अप्रूवल मिला है और हमारा ये पहला सेशन रहेगा 2023-2024 से। और रहा बात कोर्सेज का, तो अभी हम फिलहाल ICFI लॉ स्कूल में BA LLB ऑनर्स एंड LLB 3 इयर्स ऑनर्स कोर्सेज ही हम रन कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर देवांगन, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप प्रोफेसर हैं, तो इस शाखा में करियर के साथ साथ और क्या अवसर मिलते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी आधुनिक तकनीकें आई हैं और उनके करियर को लेकर क्या क्या फायदे जो छात्रों को मिल सकते हैं? बिल्कुल सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोर इंडस्ट्री के बारे में। कोर इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जा सकता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सेकंड होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैकेनिकल इंजीनियर अपनी एक्सपर्टाइज को, प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में भी बहुत भूमिका निभा सकते हैं, बहुत सारी भूमिका यहाँ पे निभाया जा सकता है। और मैं आपको लेके चलूँ तो इसमें कंसल्टेंसी फर्म में भी काम कर सकते हैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करके मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो किसी भी कंपनी के टेक्निकल चैलेंजेस को सॉल्व करने में उसकी मदद करता है। और एक और होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज का यूज़ करके एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होती है। और इसके थ्रू में एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में वो खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। रिसर्च और हायर एजुकेशन के फील्ड में भी मैकेनिकल इंजीनियर इसमें अपनी करियर बना सकते हैं। जैसे रिसर्च के फील्ड में है तो अब वो PhD आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेके PhD वगैरह भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक रिसर्चर्स के तौर पर भी आगे काम कर सकते हैं। चलिए, आपके पास आऊँगा प्रोफेसर हेमंत। एक बार फिर प्याली, डॉक्टर प्याली से आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि विधि का जो विषय है, पहले प्रवेश के लिए एक ही 2 ऑप्शन हुआ करते थे, आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या क्या मापदंड निर्धारित है फिलहाल ICFI की बात करें तो? सर, अगर हम ICFI का एडमिशन प्रोसेस का बात करें तो सर इसमें तो पहला बात, BCI का जो नॉर्म्स है, पहला नॉर्म्स ये रहता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB ऑनर्स या BBA LLB जो भी 5 ईयर्स के कोर्सेज होते हैं, अगर मैं उनका बात करूं तो BCI ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे हैं एडमिशन क्राइटेरिया के नाम पे, जिसमें पहला जो आपका परसेंटेज है होना चाहिए क्लास 12 के बाद 5 ईयर कोर्स के लिए, वो है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 12 में मिनिमम 45% आपका होना ही है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं देन इट शुड बी 42%, और अगर आप ST SC कैटेगरी से हैं तो आपका 40 होना चाहिए। ये 5 इयर्स इंटीग्रेट कोर्स के लिए है।
इसमें उन्होंने एज का भी क्राइटेरिया ये करके रखा है। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसमें अलग अलग नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर 5 इयर्स कोर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 20 रहता है आपका एडमिशन के लिए, और वहीं पे ST SC के लिए ये मैक्सिमम 21 या 22 तक ही यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। तो ये वेरी कर रहा है सर, मैं पहले बता रही हूँ। और दूसरी चीज, अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन 3 इयर्स LLB करने जा रहे हैं तो फिर उसमें आपको ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 45% होना चाहिए। अगर आप OBC से हैं देन 42, ST SC कैटेगरी से है तो आपका 40 होना चाहिए। और LLB 3 इयर्स के लिए एट प्रेजेंट किसी भी तरह का कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप LLB 3 इयर्स कर सकते हैं। तो ICFAI में भी हम यही रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो BCI का जो गाइडलाइन दिया गया है। बीटेक और साथ ही साथ लॉ में क्या संभावना है, इन पर चर्चा है। प्रोफेसर हेमंत, जैसा हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो बीटेक के प्रति युवाओं का रुझान काफी कम हुआ, तो क्या ICFAI में कुछ अलग से कुछ ऐसा जागरूकता अभियान या लोगों या ऐसे छात्रों को प्रवेश के लिए कोई प्रेरित करने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम भी है क्या? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वेल स्टेब्लिश लैबोरेटरीज हैं, एडवांस लैब्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। इनके बेस पे हम आगे बच्चों को लेके जाते हैं, जिसमें उनका टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज में भी उसका महत्व बढ़ता जाता है। और सेकंड होता है कि फैकल्टीज हमारे यहाँ जो वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, जो NITs और अदर इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल जो ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर जो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल से जुड़ा हुआ है, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ 2 टाइप का इंटर्नशिप होता है बीटेक पे। एक सेकेंड ईयर में होता है जिसको प्री इंटर्नशिप बोला जाता है, और एक लास्ट में जो 8 सेमेस्टर फुली डेडिकेटेड जो होता है वो 6 महीने का होता है, जो जिसमें इंटर्नशिप, मेजर इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं। प्री इंटर्नशिप जो होता है उस पे बच्चा कंपनी प्रोफाइल को सीखता है, कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेता है। नेक्स्ट ये होता है कि 6 महीने में जो नेक्स्ट इंटर्नशिप जो करता है उसमें एक प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में वो काम करता है। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में काम करते करते कंपनी का प्रोफाइल पूरा स्टडी करता है। उसके बाद उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। वहां से निकलने के बाद में वही कंपनी उसको हायर भी कर लेती है मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, फैकल्टी की जहाँ तक बात चल रही है डॉक्टर प्याली, अगर लॉ कोर्सेज की बात करें तो फैकल्टी को लेकर क्या खास बात, अगर हम ICFAI की बात करते हैं तो यहाँ पर छात्रों को क्या खास फैकल्टी के लिहाज से मिलता है? सर इसमें मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी कि ICFAI यूनिवर्सिटी, ICFAI लॉ स्कूल क्यों अलग है, और खास तौर के फैकल्टी के नाम से अगर मैं बोलूँ, फैकल्टी इन टर्म्स, तो जैसे कि सर अभी आप सभी ने देखा होगा ताली मूवी आई है। ताली मूवी के बारे में हर किसी को पता है। और अगर हम समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ पे हम सब एज ए ह्यूमन ही हम हैं। हम भले ही हम मेल फीमेल या थर्ड जेंडर का बात करते हैं, बट बीइंग ए ह्यूमन हमारे पास सभी के पास इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज भी दिए गए हैं। लेकिन आज भी 2014 में जब नालसा का जजमेंट आया था, भले ही आज हमने यूनेक जो है, जो हिजरे जिनको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में या नॉर्मल टर्म्स में एज ए लेमैन, जो उनको थर्ड जेंडर तो हमने उनको दे दिया, उनको एक जेंडर आइडेंटिटी हमने दे दिया, लेकिन ये आप भी मानोगे कहीं ना कहीं आज भी वो अपने बेसिक राइट्स के लिए वो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब हम लॉ स्कूल में बच्चों को कोई भी सेक्शन या प्रोविजन एक्ट वगैरह पढ़ाते हैं, अगर हम सिर्फ बच्चों को उनके बुकिश लैंग्वेज ही अगर हम देते हैं तो बच्चों को कभी ये नहीं पता चलेगा कि उनको अगर अलग सिचुएशन अगर होता है, इन दैट केस वो अपने माइंड को अप्लाई कैसे करें, लॉज को अप्लाई कैसे करें। तो उसके लिए हम जो टीचिंग मेथोडोलॉजी हम ICFAI में यूज करते हैं वो ये है कि हम बुकिश लैंग्वेज के अलावा जब भी हम कोई लॉ के प्रोविजन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हम सबसे पहला कोशिश करते हैं कि वो लॉ जो आया, फॉर एग्जाम्पल यही मैं थर्ड जेंडर की अगर बात करूं, आप सभी को पता होगा कि सब हिंदू कल्चर में या मुगल कल्चर में उनको बहुत ही अच्छा पोजीशन में उनको रखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश इंडिया में आए,
उनके आने के बाद उनका स्टेटस खराब होता गया। जब अली बख्श वाला केस आया था सर, इस केस के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है सर। एक्चुअली कहीं ना कहीं इस केस के थ्रू ही सर इनका जो सोसाइटी में जो पोजीशन था वो धीरे धीरे कम होता गया, और आज भी जो कम होने का रीजन है सर कहीं ना कहीं वो केस है। और ये बेटी सर को एक्चुअली समझ में नहीं आया था कि इंडिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनका जेंडर आइडेंटिटी का क्राइसिस है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको एज ए क्रिमिनल टाइप के अंदर में उनको डाल दिया है, उनको उन लोग क्रिमिनल सोचते रह गए। और वो जो माइंडसेट उस वक्त ब्रिटिशर ने डाल दिया था लोगों के मन में, आज भी कहीं ना कहीं सर वो है। और उसी के चलते सर आज भी ये थर्ड जेंडर ये लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। भले ही हमारे पास लॉज आ गए, ट्रांसजेंडर एक्ट आ गए हैं सर, तो हमारा कोशिश रहता है कि सर हम जब बच्चों को हम जब पढ़ाते हैं, लॉ का जब एजुकेशन देते हैं, हम उनको बैकग्राउंड समझाते हैं, ठीक है, ताकि बैकग्राउंड समझ के वो चीजें सिचुएशन को एनालिसिस करें। अगर कल के डेट में कोई भी प्रॉब्लम उनको आता है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सोशल ट्रांसफॉर्म होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एनालिसिस करें। ये डिफरेंस है सर अपने पेडागोगी में। ठीक है, चलिए, तो ये फैकल्टी की खास मतलब फैकल्टी वहां पर जो क्या किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती है, छात्र छात्राओं को पढ़ा रही है, ये आपने एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके से इतिहास तक भी ले जाया जाता है। पर हम चर्चा कर रहे हैं बीटेक और लॉ के क्षेत्र में किस तरीके से करियर को बनाया जाए, और हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर हेमंत और डॉक्टर प्याली, लगातार हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रोफेसर हेमंत, अब ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स भी होंगे, उन कोर्स को लेकर क्या व्यवस्था है? क्या इसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी होते हैं? क्या शॉर्ट टर्म कोर्स में क्या बच्चों को जो यहाँ पर एडमिशन के लिए कुछ खास बातें भी बताई जाती है क्या? हमारे यहाँ इक्फा यूनिवर्सिटी रायपुर में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ा जाता है। होलिस्टिक अप्रोच मीन्स आपको नॉट ओनली टेक्निकल स्किल भी प्रोवाइड किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ में एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस भी कराई जाती हैं। यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाते हैं। आपको पूरा रेडी किया जाता है कि कंपनी के सामने आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, क्या आपके गाइडलाइंस रहेंगी, क्या आपका अप्रोच रहेगा एक कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए। बिल्कुल, अदर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं डॉक्टर प्याली, क्योंकि केवल पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं जिसमें बच्चों को आगे बढ़ना होता है या उनके एक पर्सनैलिटी में निखार आता है, तो खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इक्फाई की बात करते हैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में क्या यहाँ पर भी खेल कूद को लेकर, क्योंकि पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत भी थी, तो यहाँ पर इक्फाई की अगर बात करते हो तो यहाँ पर भी खेल कूद के क्षेत्र में क्या काम है, क्या बच्चों को क्या बताया जाता है? जी सर, इक्फाई का ये ट्रेडिशन रहा है कि इक्फाई एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक दोनों में ही फोकस करते हैं बराबर, चाहे वो फैकल्टी का बात किया जाए या फिर हम बच्चों का बात करें। जैसे सेशन स्टार्ट होने से पहले ही सर हमारे यहाँ पे एक एकेडमिक कैलेंडर बन जाता है, जिसमें हम अपना एकेडमिक साथ साथ जितनी भी नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, चाहे वो कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो, एनुअल फंक्शन हो, कॉन्वोकेशन हो, ये सारा सर पहले ही हमारा प्लानिंग बन जाता है। सेशन से पहले ही सारा प्लानिंग बन जाता है और वो डेट वाइज बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होता है जैसे कैलेंडर में मेंशन किया गया है। तो बच्चा जब एडमिशन के लिए क्लासेस के लिए आते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि सर यूनिवर्सिटी में ये स्कूल्स है और उस स्कूल्स के अंदर में ये सारे टीम्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स क्लब अलग से बना हुआ है, आपका कल्चरल क्लब बना हुआ है। इस क्लब के थ्रू जो भी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करूंगा, उस तरह से उनको ऑप्शन दिया जाता है और वो अपने चॉइस से वो सारे क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर एकेडमिक कैलेंडर अकॉर्डिंग जो भी हमने प्लान करके रखा है वो स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब अपना जो भी प्रोग्राम वो शेड्यूल करके रखे वो वैसा होता जाता है सर। तो थ्रू आउट द ईयर एक सेशन में आपका एकेडमिक जैसे चलता जाता है सर वो भी चलता जाता है विदाउट हैम्परिंग, और प्लस उनका जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो अदर एक्टिविटीज जो होने चाहिए बच्चों के ग्रोथ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी सर चलता जाता है साथ में। चलिए, ये तो बात हुई चूंकि करिकुलम एक्टिविटीज, दूसरे जो एक्टिविटीज की। अब एक बार फिर एकेडमिक की ओर बढ़ते, कानून के छात्रों के लिए बेहतर क्या करियर विकल्प हो सकते हैं डॉक्टर प्याली? आगे जाकर छात्र क्या क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में? सर कानून में पहले तो सिर्फ दो ही सर ऑप्शन हुआ करता था, या तो प्रैक्टिस हो गया या फिर जुडिशरी हो गया, बट आज सर लॉ हर फील्ड में है।
लॉ का जो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ही वास्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे हैं, फाइन, आप प्रैक्टिस के अलावा, जुडिशरी के अलावा आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी प्राइवेट बैंक वगैरह रहते हैं या गवर्नमेंट बैंक रहते हैं, वहाँ पे लीगल एग्जीक्यूटिव या लीगल ऑफिसर का आपको ऑप्शन रहता है। बहुत सारे लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग रहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LPO बोलते हैं। बच्चे अगर चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इवन जो मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल हॉस्पिटल या एम्स वगैरह भी जो रहते हैं, वहाँ पे भी सर लॉ ऑफिसर का जरूरत पड़ता है। तो बच्चे अगर चाहे तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जैसा आपको पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो गवर्नमेंट ने अभी फ्रेम किया, नया लाए हैं, इसमें रिसर्च का लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो कोई भी बच्चा अगर 5 साल या 3 इयर्स का LLB करने के बाद अगर ये स्टार्टिंग से ही इनका रिसर्च स्किल्स अगर अच्छा रहा है, इनको रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है, तो ये आगे जाके सर UN के जो भी अपना जो उनका जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है, WHO बोलिए या यूनेस्को का जो पॉलिसी मेकर का जो ऑप्शन रहता है, ये यहाँ पे भी अपना जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं सर। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, अभी एक जैक का भी एग्जाम होता है, जो कि आपका आर्मी में आपको अगर एज ए एडवोकेट अगर ज्वाइन करना है तो उनके लिए भी अलग से एग्जाम होता है। ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास है आफ्टर योर लॉ ग्रेजुएशन। और सर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भी चाहूंगी, जैसे इक्फाई लॉ स्कूल में भी सर जो जुडिशरी का जो प्रिपरेशन रहता है या जैक का प्रिपरेशन रहता है, ये भी हमारे बच्चों को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा जब वो 3rd ईयर में आ जाएंगे। 5 ईयर का बात करें तो वो 3rd ईयर से उनको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है प्रोफेसर हेमंत, बीटेक में हम अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की बात अगर कर रहे हैं, तो इसमें सबसे अहम होता है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात है, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उन्हें जो फैसिलिटीज़, जो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हो गई, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो पढ़ने के लिए जो उनको जो किताबें चाहिए या दूसरी जो फैसिलिटीज़ चाहिए, इसके लिए इक्फाई में क्या खास व्यवस्था है? इक्फाई में वेल स्टेब्लिश्ड लैब्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, और हमारा करिकुलम ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो इंडस्ट्री से मैच हो। इंडस्ट्री की क्या नीड्स हैं उसको समझ के एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, कोर्स स्ट्रक्चर हमारे यहाँ प्रिपेयर किया जाता है, ताकि बच्चा ना केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ही गेन कर सके, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज भी उसको मिल सके। तो ये सब प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज का यूज़ करके आगे वो बढ़ सकता है। साथ ही साथ आधुनिक तकनीकों को यूज़ कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी काम होता है, जो ना केवल बाकी ब्रांचेस वाले यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस वाले यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि ड्राइवरलेस कार्स भी आ गई है यहाँ पे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करके ड्राइवरलेस कार्स बना रहे हैं, जैसे टेस्ला की कंपनी है, आपने देखा होगा। और आगे आने वाली पीढ़ी में, जैसे अभी रिसेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सबसे ज़्यादा रुझान आगे चलता आ रहा है, जिसमें काफ़ी सारी बैटरीज को हम लोग रिफाइन करते जा रहे हैं, जिससे उसके स्टोरेज कैपेसिटी उसका बढ़ता जाए, जिससे उसकी मटेरियल कैपेबिलिटी जो है वो एनहेंस होती जाए, ये AI और मशीन लर्निंग के उपयोग से। तो क्या आप अपने यूनिवर्सिटी में इक्फाई में क्या ये व्यवस्था रखें हैं कि इसकी भी काउंसलिंग हो, अलग तरीके से उन्हें इस करियर के ऑप्शन के बारे में बताया जाए? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, बच्चा वहाँ आता है, जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ फैकल्टीज से डिस्कस करता है, फैकल्टीज उन्हें गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और एक पर्टिकुलर सेकेंड हाफ में एक लेक्चर्स वगैरह होते हैं, उसके लैब्स होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल उसमें नॉलेज किया जाता है, बताया जाता है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशंस होते हैं, आपको बता दूं तो, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशंस होने के साथ उसको रियल वर्ल्ड टास्क दिया जाता है, जिसमें वो डिफरेंट टास्क करता है और उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, या तो फिर वो मशीन लर्निंग के बेसिस पे हो सकता है। प्रोफेसर हेमंत, आपने 2-3 बार यहाँ पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने जिक्र किया, काफी चर्चा में इन दिनों मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए, ये इसे थोड़ा सा बताइए कि इस पर इक्फाई ने कैसे फोकस किया? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बोला जाए कि उसको एक प्रोग्राम दिया जाता है, जिस प्रोग्राम के बेसिस पे एक, जैसे कि एक रोबोट ले लें, तो एक रोबोट को प्रोग्राम दिया जाता है, जैसे उसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू गुजरना रहता है, जैसे मशीन लर्निंग हो गया हमारा, तो वो एक
लर्न करता है उस पर्टिकुलर चीज़ों को, और वो उस पर्टिकुलर वे पे, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे वर्क करता है आगे जाके। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल डॉक्टर प्याली आपसे कि छात्र कानून की पढ़ाई के लिए आखिरकार ICFAI को ही क्यों चुने रायपुर में, क्योंकि क्या छत्तीसगढ़ में हम ये माने कि एक बेहतर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ICFAI को देखें? बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने एक उदाहरण तो पहले ही आपको दे दिया, हमारा टीचिंग पैडागोगी। दूसरी इसमें जो मैं बोलना चाहूँगी, जैसे लॉ स्कूल है तो सर मुड कोर्ट फैसिलिटी, लीगल एड क्लिनिक, ये हर लॉ स्कूल में रहता है, हमारे पास भी है ये चीज़। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों को अलग से फैसिलिटी, तो एट प्रेजेंट हमारे कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन के बात चल रहे हैं। ऐसे वो जो सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो हमारे यहाँ के जो लॉ के बच्चे रहेंगे, ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में ये वहाँ जा सकते हैं अपना हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए अगर चाहे तो वो वहाँ के यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप प्रोविजन में वो कर सकते हैं। प्लस हमारे फैकल्टी जो यहाँ पे जो क्वालिफाइड फैकल्टी, ये सारे यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ रिक्रूटमेंट होते हैं और सारे के सारे वेल एक्सपीरियंस आपके हैं यहाँ पे। और जैसे ही आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करूँ तो हमारा जो करिकुलम जो यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है लॉ स्कूल में, वो सारा रिसर्च ओरिएंटेड है। द डे द बच्चे यहाँ पे आएंगे, कहीं उनको डे 1 से ही हम उनके अंदर में लॉ पे परफेक्ट एज ए लॉ कैंडिडेट वो कैसे परफेक्ट हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोल सकते हैं, आप स्किल्स जो चाहिए जो उन पे हमको डालना है, वो सारा उनको हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। चलिए, तो आज हमने गाइड में चर्चा की है क्योंकि एक्सपर्ट हमारे जो है एक बीटेक से और दूसरे लॉ से थे, तो कानून से जुड़े और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या संभावना हो सकती है, इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।